सितंबर का महीना है। आपका बगीचा अभी भी रंगों से भरा है और प्रूनर पकड़ने का मन कर रहा है। लगता है यह सब कुछ व्यवस्थित करने, अतिरिक्त टहनियों को छांटने और पौधों को सर्दियों के लिए तैयार करने का सबसे सही समय है। लेकिन जरा रुकिए। ठीक इसी समय एक गलत कदम अगले साल की आपकी फसल और शानदार फूलों को बर्बाद कर सकता है। आज हम बात करेंगे जल्दबाजी में की जाने वाली शरद ऋतु की कटाई छंटाई के बारे में, खासकर उन पेड़ों और झाड़ियों के बारे में जिनके पास सितंबर में प्रूनर लेकर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आखिर में आप उस सबसे बड़ी गलती को समझेंगे जो लगभग हर दूसरा माली करता है। और यह सिर्फ गलत पौधा चुनना नहीं है। तो सितंबर का महीना कटाई छंटाई के लिए इतना जोखिम भरा क्यों है? इसका पूरा राज पौधों की बायोलॉजी में छिपा है। पौधे भी हमारी तरह ही सर्दियों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वे अपनी सारी प्रक्रियाएं धीमी कर देते हैं और निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। कोई भी कटाई छंटाई उनके लिए तनाव का कारण होती है और एक तरह से कार्रवाई का संकेत देती है। पौधा सोचता है, अरे मुझे चोट लगी है, तुरंत नई शाखाएं उगानी होंगी, और वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत इस नए विकास पर लगा देता है। लेकिन ये युवा कच्चे अंकुर पहली ही बर्फबारी या पाले को झेल नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि आप पौधे की मदद करने के बजाय उसे और कमजोर कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी एथलीट को फिनिश लाइन पार करने के तुरंत बाद मैराथन दौड़ाने के लिए कहना। तो पहली और सबसे बड़ी गलती जो बागवान अक्सर करते हैं, वह हमारी प्यारी वसंत में खिलने वाली झाड़ियों के साथ होती है। एक सीधा सादा पर बहुत पक्का नियम हमेशा याद रखें। जो भी पौधा वसंत में और गर्मी की शुरुआत में खूब फूल देता है, वही अपनी फूल की कलियां इसी साल उगी टहनियों पर ही अगले साल के लिए बनाता है। जरा कल्पना कीजिए, झाड़ी फूल खिलने के तुरंत बाद, यानी गर्मी और पतझड़ की शुरुआत में ही अगले मौसम के लिए तैयारी शुरू कर देती है। मानो उसने पहले ही अपना सामान पैक कर लिया हो। उसकी हर छोटी सी टहनी पर, हर कली के अंदर एक नन्हा सोया हुआ फूल छिपा होता है। वह बस सूरज की पहली गर्म किरणों के साथ खिलने का इंतजार करता है। और फिर आप सितंबर में अपना सेकेटर लेकर आ पहुंचते हैं। क्या होता है? आप सिर्फ बेकार टहनी नहीं काटते, आप निर्दयता से अपने आने वाले सारे फूलों को काट देते हैं। वह सारी खूबसूरती जिसके लिए हम ये झाड़ियां लगाते हैं, इन्हें काटने का सबसे सही समय है बसंत में फूल खिलने के ठीक बाद। तब उनके पास पूरा एक मौसम होगा नई टहनियां उगाने और उन पर अगले साल के लिए आराम से फूल की कलियां तैयार करने का। और इस पतझड़ की जल्दबाजी का सबसे पहला और आम शिकार है फोर्सायाथिया। जी हां, वही झाड़ी जो सबसे पहले सुनहरे फूलों से खिल उठती है, तब जब बाकी पेड़ों पर पत्ते भी नहीं होते। ये वसंत के आने की सच्ची निशानी है। जरा सोचिए, पूरे सितंबर आप इस झाड़ी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसकी फैली हुई डालियों को देखते हैं और सोचते हैं, इसे थोड़ा आकार देना चाहिए और ज्यादा साफ सुथरा बनाना चाहिए। आप कैंची उठाते हैं और उस सारी सुनहरी छटा को काट देते हैं जिसे वह लगभग आधे साल से आपके लिए तैयार कर रहा था। हर वो टहनी जो आपको अभी ज्यादा लग रही है, उस पर तो पहले से ही भविष्य के फूल लगे हुए हैं। सितंबर में फोर्सायथिया की छंटाई करके आप शाब्दिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि वसंत में आपको घने सुनहरे बादलों के बजाय सिर्फ नंगी हरी टहनियां ही दिखाई देंगी। यह सबसे निराशाजनक गलतियों में से एक है, क्योंकि इसका नतीजा आपको तभी दिखता है जब आधे साल बाद कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। क्या आप पीले फूलों का यह शानदार नजारा देखना चाहते हैं? तो बस फोर्सायथिया को अगली गर्मियों तक अकेला छोड़ दें। फूलों के खिलने के ठीक बाद यही इसकी छंटाई का सही समय है। और अब बात करते हैं कई लोगों की चहेती, मई के बगीचे की रानी लिलिक की। किसको इसकी मनमोहक खुशबू और घने भारी गुच्छे पसंद नहीं आते? लेकिन इसी लिलिक को लेकर माली अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मई में आपका बगीचा लिलिक के फूलों से भर जाए और उसकी खुशबू से महक उठे, तो अभी तुरंत अपनी प्रूनिंग कैंची एक तरफ रख दें। इसके सभी आने वाले फूल पुरानी,
पिछले साल की टहनियों पर मौजूद कलियों में पहले से ही मौजूद है। अगर आप अभी कोई भी टहनी काटते हैं, तो अगली बसंत में आपको एक या शायद कई खुशबूदार फूलों के गुच्छे कम मिलेंगे। आप बस खुद को इस खूबसूरत नज़ारे और खुशबू से वंचित कर देंगे। लिलेक की कटाई छंटाई ठीक फोर्सिथिया की तरह फूल खिलने के ठीक बाद ही करनी चाहिए। तभी आप सूखे हुए फूलों के गुच्छों को हटाते हैं, ताकि झाड़ी बीजों को पकने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करे। साथ ही आप उसकी घनी पत्तियों को भी छांट कर उसे आकार दे सकते हैं। यह नए अंकुरों के विकास को बढ़ावा देता है, जिन पर अगले साल ढेर सारी फूलों की कलियां बनेंगी। और अभी के लिए बस झाड़ी के सुंदर आकार का आनंद लें और आने वाली बसंत में इसकी मनमोहक खुशबू की कल्पना करें। वसंत में खिलने वाली स्पाइरिया के साथ भी आपको यही नियम अपनाना होगा, खासकर इसकी उन लोकप्रिय किस्मों पर जो वसंत में असली बर्फ जैसे सफेद फव्वारे बन जाती हैं। बर्फ के झाग जैसे दिखने वाले फूलों के ये झरने केवल उन्हीं टहनियों पर खिलेंगे जिन्हें आप इस पतझड़ में नहीं छेड़ेंगे। अभी लगाया गया एक एक कट इस फूलों के झरने में एक खाली जगह बन जाएगा। स्पाइरिया भी अपनी वसंत में खिलने वाली अन्य साथी पौधों की तरह पिछले साल की टहनियों पर ही कलियां बनाती है, और अभी से वह अगली वसंत के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। इस प्रक्रिया में दखल देकर आप बस अपनी ही सुंदरता को चुरा रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने बगीचे में इस सफेद खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें। पौधे को आकार देने वाली और उसे नया जीवन देने वाली सभी तरह की छंटाई तभी करें जब आखिरी सफेद पंखुड़ी जमीन पर गिर जाए। और अभी ज्यादा से ज्यादा जो आप कर सकते हैं, वह केवल कोई स्पष्ट रूप से टूटी हुई या बीमार टहनी को हटाना है। इससे अधिक और कुछ नहीं। हमारे बगीचों में बहुत पसंद किया जाने वाला एक और पौधा वीगेला भी इस नहीं काटने वाली सूची में शामिल है। इसके चमकीले घंटी के आकार के फूल, जो हल्के गुलाबी से लेकर गहरे बैंगनी तक कई रंगों में आते हैं, ठीक उसी सिद्धांत पर पिछले साल की टहनियों पर खिलते हैं। सितंबर में इसकी कटाई छंटाई भले ही आपको लगे कि आप सिर्फ आकार ठीक कर रहे हैं, असल में आपको अगले मौसम में फूलों से वंचित कर देगी। वीगेला, खासकर इसकी हाइब्रिड किस्में, बहुत भरपूर मात्रा में फूल देती है। लेकिन ये सारी सुंदरता इसकी टहनियों में पहले से ही प्रोग्राम की हुई होती है। शरद ऋतु में इसमें छेड़छाड़ करना इस कार्यक्रम के एक हिस्से को मिटाने जैसा है। पौधा अपने घावों को भरने में अपनी ऊर्जा लगाएगा और शायद नई कॉम्प्लेन निकालने की कोशिश भी करे, जो वैसे भी पाले से पहले पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएंगी। नतीजतन आपको एक कमजोर झाड़ी मिलेगी और उन चमकीले ग्रामोफोन जैसे फूलों की पूरी कमी दिखेगी, जो गर्मियों की शुरुआत में बगीचे को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। इसलिए विगेला के साथ भी हमारा वही जाना पहचाना नियम है, कटाई छंटाई फूल आने के ठीक बाद ही करे। हमारी 5 वसंत पुष्पित सुंदरियों की सूची में अंतिम स्थान पर है ड्यूजिया, जिसके नाजुक अक्सर दोहरे फूल सितारों की बिखरी हुई झुरमुट जैसे लगते हैं। यह खूबसूरत झाड़ी भी उसी अटल नियम का पालन करती है। अगर आप अगले मौसम में इसके शानदार फूलों का दीदार करना चाहते हैं, तो पतझड़ में इसे बिल्कुल ना छेड़ें। ड्यूटसिया भी हमारी पिछली सुंदरियों की तरह ही अपनी फूलों की कलियां पहले से ही तैयार कर लेती है, और वे इस साल उगी नई टहनियों पर बनती हैं। इस समय तक ये वसंत के अपने खूबसूरत आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सेकेटर की मदद से इसकी दिखावट को बेहतर बनाने का कोई भी प्रयास केवल एक ही नतीजे पर पहुंचेगा। अगले साल आप सिर्फ इसकी पत्तियां ही देख पाएंगे। यह बात खासकर दुखद है, क्योंकि ड्यूटजिया के फूल थोड़े समय के लिए ही खिलते हैं, पर वे बेहद प्रभावशाली और मनमोहक होते हैं। इसलिए इस नजारे से खुद को वंचित न करने के लिए अपने सेकेटर को हाथ में लिए हुए इसके पास से सीधे गुजर जाए। इसे काटने का सही समय तभी होगा जब यह पूरी तरह से खिल चुकी होगी और इसके फूल झड़ जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसे नाजुक और ज्यादा देखभाल चाहने वाले पौधों की, जिनके साथ जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं रोडोडेंड्रॉन और अजहालिया की। इन पौधों के लिए
पतझड़ में छंटाई सिर्फ फूलों से महरूम होने का खतरा नहीं है, यह पूरे पौधे के स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसके जीवन के लिए भी एक गंभीर खतरा है। दरअसल रोडोडेंड्रोन अपने घावों को बहुत धीरे धीरे भरते हैं। पतझड़ में किया गया कोई भी कट संक्रमणों के लिए, खासकर फंगल संक्रमणों के लिए, एक खुला निमंत्रण है जो नम पतझड़ के वातावरण में बेहद सक्रिय होते हैं। जब तक पौधा इन घावों को भरने की कोशिश करेगा, वह अपनी कीमती ऊर्जा खर्च कर देगा, जो उसे सफलतापूर्वक सर्दियों से बचने के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा उनकी फूलों की कलियां बड़ी और साफ दिखाई देती है और ये टहनियों के एकदम सिरे पर बनती है। पतझड़ में इन्हें काटना अपनी मर्जी से शानदार फूलों के गुच्छों को छोड़ देने जैसा है। रोडोडेंड्रोन की छंटाई केवल अत्यधिक आवश्यकता पड़ने पर ही की जाती है, जैसे सूखी या क्षतिग्रस्त शाखाओं को हटाने के लिए, और यह काम वसंत ऋतु में सक्रिय रस प्रवाह शुरू होने से पहले किया जाता है। आइए अब बात करें बगीचे की उस रानी की जो छंटाई में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करती। हम बात कर रहे हैं बड़ी पत्ती वाली हाइड्रेंजिया की। जरा ध्यान दें, मैं खासकर बड़ी पत्ती वाली हाइड्रेंजिया की बात कर रहा हूं, जिसे गार्डन हाइड्रेंजिया भी कहते हैं। ये वही किस्में हैं जो अपने विशाल घने नीले, गुलाबी और बैंगनी फूलों के गुच्छों के लिए जानी जाती है। इसकी मुख्य खासियत और देखभाल में इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह पिछले साल की टहनियों पर ही फूल देती है। इसके सभी खूबसूरत फूल पतझड़ में ही कलियों के रूप में तैयार हो जाते हैं। अगर आप अभी इसकी टहनियों को काटते हैं, तो अगले साल इसमें फूल नहीं आएंगे, यह तय है। आप बस उसके सभी आने वाले फूलों को काट देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके पास बस एक सुंदर हरा भरा पौधा होगा। इसलिए याद रखें, बड़ी पत्ती वाली हाइड्रेंजिया को पतझड़ में बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, सूखे हुए फूलों को हटा दें ताकि बर्फ के वजन से टहनियां टूट ना जाए। बस इतना ही। किसी भी तरह की टहनियों को छोटा करने वाली या आकार देने वाली छंटाई बिल्कुल न करें। यह वह पौधा है जिसमें सबसे अच्छा यही होगा कि आप कुछ भी न करें। आइए अब फलों के बागानों की बात करते हैं, जहां पतझड़ में कटाई भी भारी नुकसान का कारण बन सकती है, खासकर गुठली वाले फलों के पेड़ों के लिए, जैसे चेरी और मीठी चेरी। सितंबर तक इन पेड़ों में बढ़ने की प्रक्रियाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई होती। रस का संचार धीमा तो पड़ जाता है, पर रुकता नहीं। इस दौरान किए गए कोई भी कट बहुत मुश्किल और देर से भरते हैं। कटे हुए हिस्से की सतह चिपचिपी और नम होकर मोनिलियोसिस या क्लेस्ट्रोस्पोरियोसिस जैसे फंगल रोगों के पनपने के लिए एक आदर्श जगह बन जाती है। फल देने के बाद कमजोर पड़ चुके पेड़ में संक्रमण से प्रभावी ढंग से लड़ने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती। परिणामस्वरूप पेड़ की मदद करने के बजाय आप बीमारियों के लिए एक रास्ता खोल देते हैं, जो सर्दियों में उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है या पूरी तरह से खत्म कर सकती है। इसीलिए चेरी और मीठी चेरी की किसी भी तरह की छंटाई को शुरुआती वसंत तक रस का संचार शुरू होने से पहले टाल देना ही बेहतर है। आलू बुखारा और चेरी प्लम जैसे वृक्ष भी इस खतरे की श्रेणी में शामिल हैं। इन पेड़ों में अक्सर गोंद निकलने या गमोजिस की समस्या देखी जाती है, जो काफी अप्रिय होती है। दरअसल यह पेड़ की किसी भी क्षति या घाव, यहां तक कि छंटाई के बाद लगे कट के प्रति एक बचाव प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में घाव से राल जैसी एक गाढ़ी चिपचिपी तरल पदार्थ निकलने लगती है, जिसे गोंद कहते हैं। सबसे ज्यादा पतझड़ के नम और ठंडे मौसम में की गई कटाई छंटाई ही इस प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। सर्दियों के लिए पोषक तत्व जमा करने और तैयार होने की बजाय पेड़ अपनी सारी ऊर्जा इन घावों को ठीक करने में खर्च कर देता है। इस गोंद के साथ पेड़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कई अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी खो देता है। लगातार और भारी मात्रा में गोंद का रिसाव पेड़ को बहुत कमजोर कर सकता है। इससे उसकी ठंड सहने की क्षमता और भविष्य की पैदावार भी काफी घट जाती है। इसलिए अपने आलू बुखारा या चेरी प्लम के पेड़ों को सर्दियों से पहले कमजोर होने और अपनी शक्ति गंवाने से बचाने के लिए अपने सेकेटर को वसंत तक के लिए
एक तरफ रख दें। अधिकांश क्षेत्रों में खुबानी और आड़ू काफी नाजुक दक्षिणी पौधे होते हैं। इनकी सफल सर्दियों की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि वे ठंड के मौसम में कितने मजबूत और स्वस्थ प्रवेश करते हैं। इनके लिए कोई भी कमजोरी घातक साबित हो सकती है और असमय छंटाई सबसे बड़े तनाव कारकों में से एक है। अन्य गुठलीदार फलों, पत्थर फल की तरह वे पतझड़ में लगे घावों को ठीक से नहीं भर पाते और गोंद निकलने, कमोसिस के जोखिम में होते हैं। लेकिन इनके लिए यह और भी ज्यादा खतरनाक है। कमजोर पेड़ पाले के लिए आसान शिकार बन जाता है। छाल को मामूली क्षति भी पूरी शाखाओं या यहां तक कि पूरे पेड़ के जमने, ठंड से मरने का कारण बन सकती है। इसलिए याद रखें, खुबानी और आढ़ू की पतझड़ में छंटाई के साथ कोई प्रयोग नहीं। सभी आवश्यक आकार देने वाली और रोग निवारक छंटाई केवल वसंत में करें, जब तेज पाले का खतरा टल जाए और पेड़ घावों को तेजी से भरने के लिए पूरी तरह से ऊर्जावान हो। अब बात करते हैं सदाबहार पौधों की। आपको शायद लगता होगा कि ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं, तो पतझड़ में इनकी कटाई छंटाई से इन्हें भला क्या नुकसान होगा। लेकिन शंकुधारी पौधे एक बिल्कुल अलग कहानी है, जिनके अपने कुछ सख्त नियम होते हैं। इनकी सबसे खास बात, इसे आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, वो ये है कि ये अपनी पुरानी लकड़ी जैसी हो चुकी टहनियों पर दोबारा हरियाली नहीं उगाते। पर्णपाती पेड़ों की तरह इनके तने या पुरानी शाखाओं पर सुप्त कलियां नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर आप किसी टहनी को ज्यादा काट दें, इतना कि सिर्फ लकड़ी वाला हिस्सा ही बचे, तो उस जगह पर नई पत्तियां कभी नहीं उगेंगी। आपको पौधे की छतरी में एक बदसूरत खाली जगह दिखेगी, जिसे या तो आपको छिपाना होगा या फिर सालों इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि आसपास की टहनियां उसे ढक न दें। इसलिए पतझड़ में जब पौधा आराम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब शंकुधारी पौधों की किसी भी तरह की जोरदार या कठोर छंटाई पूरी तरह से वर्जित है। पाइन, चीड़ और स्प्रूस, देवदार जैसे पेड़ों के साथ खासकर सावधानी बरतनी चाहिए। ये पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगर इनकी छंटाई में कोई गलती हो गई, तो उसका असर दशकों तक साफ दिखाई देगा। इनमें मोटोक नाम की खास बनावट होती है, यानी तने के एक ही बिंदु से कई शाखाएं निकलकर एक घेरा या स्तर बनाती है। अगर आप ऐसी किसी शाखा को रिंग तने से बिल्कुल सटाकर काट देते हैं, तो उस जगह एक ऐसा छेद बन जाएगा जो फिर कभी नहीं भरेगा। इसके अलावा पतझड़, शरद ऋतु में छंटाई करने से पेड़ों से बहुत अधिक गोंद, राल निकलने लग सकता है। पेड़ ठंड के लिए तैयार होने के बजाय अपने कीमती संसाधनों को घाव भरने में खर्च कर देगा। चीड़ और देवदार के पेड़ों के साथ पतझड़ में सिर्फ एक ही चीज की जा सकती है, वह है उनके नए अंकुरों, जिन्हें कैंडल्स, मोमबत्ती के आकार के कहा जाता है, को पिंच करना। लेकिन ध्यान रहे, यह प्रक्रिया भी पेड़ को घना और खूबसूरत बनाने के लिए देर वसंत या शुरुआती गर्मियों में की जाती है। और पतझड़ में ज्यादा से ज्यादा आप बस कोई सूखी या टूटी हुई डाली को सावधानी से हटा सकते हैं। थुजा और जुनिपर शायद हमारे बगीचों में आकार देने वाली छंटाई के लिए सबसे आम पौधे हैं, और इसमें भी शरद ऋतु की अपनी कुछ खास बातें हैं। सितंबर में आप केवल बहुत हल्की सजावटी छंटाई कर सकते हैं। बस पौधे के मुकुट के अंदर की कुछ सूखी टहनियों को हटा दें और उन सिरों को हल्का सा ट्रिम कर दें जो मुख्य आकार से बाहर निकल रहे हों। लेकिन कोई भी गंभीर या आकार देने वाली छंटाई, जिसमें पौधे की एक तिहाई से ज्यादा हरी पत्तियों को काटा जाए, उसे वसंत या गर्मियों की शुरुआत तक टाल देना चाहिए। ऐसा क्यों? पहला कारण यह है कि शरद ऋतु में थुजा पर किए गए कट भूरे पड़ सकते हैं, जिससे आपकी बाड़ या उस आकृति का बाहरी रूप खराब हो जाएगा। दूसरा, अधिक छंटाई पौधे के लिए तनावपूर्ण होती है। पौधा अपनी सारी ऊर्जा खुद को ठीक करने में लगाएगा, कमजोर हो जाएगा और सर्दियों को ठीक से झेल नहीं पाएगा, खासकर अगर सर्दी कठोर और बर्फ रहित हो। इसलिए यदि आप अपने थूजा या जुनिपर के आकार में बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो इन योजनाओं को वसंत तक के लिए टाल दें। और हां, खड़ी बागवानी यानी बेलों की बात करें, तो क्लेमेटिस एक ऐसा खास पौधा है
जिसे विशेष ध्यान की जरूरत होती है। लेकिन सभी क्लेमेटिस नहीं, बल्कि खासकर वो जो प्रूनिंग के पहले समूह में आते हैं। ये वे किस्में हैं जो बसंत और शुरुआती गर्मियों में पिछले साल की टहनियों पर खिलती है। उदाहरण के लिए अल्पाइन और पर्वतीय क्लेमाटिस इसी समूह में आते हैं। इनके फूल इतने घने होते हैं कि पूरी बेल फूलों से ढक जाती है, मानो फूलों का सैलाब आ गया हो। और इस सारी खूबसूरती की नींव अभी पड़ रही है। अगर आप पतझड़ में ये सोचकर इन टहनियों को काट देते हैं कि सफाई कर रहे हैं, तो बसंत में आपको सिर्फ नंगी बेलें दिखेंगी। आप फूलों की पहली, सबसे घनी और शानदार लहर से खुद को वंचित कर देंगे। इस समूह के क्लेमाटिस को या तो बिल्कुल नहीं काटा जाता, सिर्फ हल्की फुल्की सफाई की जाती है, या फिर फूल आने के तुरंत बाद ही उनकी प्रूनिंग की जाती है। पतझड़ में आप उन्हें सिर्फ सहारे से सावधानी से हटाकर किसी कवर के नीचे रख सकते हैं, लेकिन उनके पास कट्टर सेकेटर बिल्कुल न ले जाए। अंगूर, जिसे आमतौर पर पतझड़ में छांटने का सबसे सही समय माना जाता है, उसे भी सितंबर में काटना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, इसे पतझड़ के मौसम में ही छांटना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। पूरे सितंबर और यहां तक कि अक्टूबर के कुछ हिस्सों तक भी बेल में बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। गर्मी में पत्तियों में जमा हुए पोषक तत्वों को पूरी तरह से पुराने तनों और जड़ों में स्थानांतरित होना होता है। इस प्रक्रिया को बेल का परिपक्वन कहा जाता है। यही प्रक्रिया पौधे को सर्दियों की ठंड से बचने की अच्छी क्षमता प्रदान करती है। यदि आप जल्दी करते हैं और बेल को तब छांटते हैं जब उस पर अभी भी हरी पत्तियां लगी हों, तो आप पौधे को उसके पोषक तत्वों के बड़े भंडार से वंचित कर देंगे। ऐसे में पौधा कमजोर होकर सर्दियों में जाएगा और ठंड के कारण आसानी से नष्ट हो सकता है। अंगूर की छंटाई का आदर्श समय पहली कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद आता है, जब सभी पत्तियां पूरी तरह से झड़ चुकी हों। यह एक स्पष्ट संकेत है कि पौधा निष्क्रियता की अवस्था के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गुलाबों की बात करें तो आप सोच रहे होंगे, उनकी शरद रातों की कटाई पर तो ढेरों लेख लिखे गए हैं। पर यहां भी एक बेहद जरूरी बात है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, पतझड़ में गुलाबों की कटाई की जाती है, लेकिन यह कटाई वसंत की कटाई से बिल्कुल अलग होती है। पतझड़ में हम सिर्फ हल्की साफ सफाई वाली कटाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम बचे हुए सभी पत्तों को हटा देते हैं, क्योंकि वे फंगल बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सूख चुके फूलों को और बिना पके, पतले, लाल रंग के अंकुरों को काट दिया जाता है। वे वैसे भी सर्दियों में टिक नहीं पाएंगे और बस पौधे की शक्ति ही बर्बाद करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की गहरी या छोटी करने वाली छंटाई नहीं। अगर आप सितंबर में गुलाबों को बहुत छोटा काटते हैं, तो यह उनके लिए फिर से बढ़ने का संकेत बन जाता है। वे नए और कोमल अंकुर निकालने लगेंगे, जो पहली ही पाले से तुरंत मर जाएंगे। गुलाबों की मुख्य कटाई और आकार देने वाली छंटाई सिर्फ वसंत में की जाती है, जब आप उनका आवरण हटाएंगे और देखेंगे कि अंकुरों ने सर्दी कैसे निकाली है। सजावटी घास जैसे कि मिस्कैंथस, कैल्मेग्रोस्टिस या मोलिनिया को भी वसंत तक ऐसे ही छोड़ देना बेहतर है। पतझड़ और सर्दियों में उनके सूखे फूल और पत्तियां बगीचे में एक सुंदर कलात्मक ढांचा तैयार करती है, जो पाले या बर्फ से ढके होने पर और भी शानदार लगते हैं। ये उस समय बगीचे में सुंदरता और जान डाल देते हैं, जब ज्यादातर पौधे बेजान से लगते हैं। लेकिन बात सिर्फ सुंदरता की नहीं है। उनकी घनी झाड़ियां सर्दियों में उपयोगी कीटों के लिए एक प्राकृतिक आश्रय का काम करती है, जहां वे ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी पत्तियां इन घासों की जड़ों को ठंड से जमने से बचाती है। यदि आप उन्हें पतझड़ में बिल्कुल जड़ से काट देते हैं, तो उनका प्रकंद जड़ें खुल जाता है, जिससे बर्फ रहित और कड़ाके की सर्दी में उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए इन घासों की कटाई छंटाई सबसे अच्छा है कि वसंत की शुरुआत में नए अंकुर निकलने से पहले की जाए। सेडम पौधों के लिए भी यही बात लागू होती है।
जिन्हें अब अक्सर सेडम ही कहा जाता है। पतझड़ में इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। इनके बड़े छातानुमा फूल, जो गर्मियों में हरे या गुलाबी होते हैं, सितंबर तक गहरे वाइन रेड या भूरे रंग के हो जाते हैं। ये अपनी आकृति बनाए रखते हैं और पतझड़ में और फिर सर्दियों के बगीचे में बहुत खूबसूरत लगते हैं, खासकर जब उन पर बर्फ की हल्की परत जमी हो। सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये गहरे रंग के टोप बगीचे में एक अद्भुत विरोधाभास पैदा करते हैं। सजावटी होने के अलावा ये पौधे इस बात का भी संकेत देते हैं कि पौधा कहाँ स्थित है, ताकि सर्दियों के काम के दौरान गलती से उसे नुकसान न पहुंचे। और तो और, इनके खोखले तनों में कई लाभकारी कीट भी सर्दियों में आश्रय ले सकते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत काटने की जल्दी न करें। बेहतर होगा कि इस काम को शुरुआती वसंत के लिए छोड़ दें, जब आप अपनी क्यारियों को साफ कर रहे हों। झाड़ियों के अलावा बड़े पेड़ों से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। ये वे पेड़ होते हैं जिनमें वसंत ऋतु में रस का प्रवाह बहुत तेज होता है। इनके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मेपल और बर्च के पेड़ हैं। सभी जानते हैं कि इन्हें वसंत में बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि तब इनमें से रस तेजी से रिसता है, मानो ये रो रहे हों। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि पतझड़ का मौसम इनकी छंटाई के लिए सबसे अच्छा होता है। यह बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। पतझड़ में छंटाई वसंत की तुलना में वास्तव में कम खतरनाक होती है, लेकिन सितंबर का महीना भी अभी सबसे अच्छा समय नहीं है। इस दौरान पेड़ अभी पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में नहीं आता। ऐसे में घाव सर्दियों की तुलना में धीरे भरेंगे। इसलिए अगर कोई बहुत जरूरी कारण न हो, जैसे किसी खतरनाक या लटकती हुई शाखा को तुरंत हटाना, तो मेपल और बर्च के पेड़ों की छंटाई को थोड़ा और आगे बढ़ाना बेहतर है। इसके लिए सबसे आदर्श समय देर पतझड़ या शुरुआती सर्दियां हैं, जब सारे पत्ते गिर जाइए और लगातार शून्य से नीचे का तापमान हो जाए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। हमने बीसियों पौधों के नाम गिनाए, लेकिन पतझड़ में प्रूनिंग का सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ी गलती इसमें नहीं है कि आप क्या काट रहे हैं, बल्कि इसमें है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पतझड़ में माली का प्रूनिंग का सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए: सफाई। बीमार, टूटी हुई, सूखी टहनियों को हटाना, बस। कोई भी अन्य प्रूनिंग आकार देने वाली, कायाकल्प करने वाली या घनी पत्तियों को पतला करने वाली वृद्धि को बढ़ावा देती है। और सर्दियों से पहले वृद्धि को बढ़ावा देना पौधे को बिना कवच के युद्ध में भेजने जैसा है। यहीं पर असली बदलाव आता है। समस्या कटर में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। जैसे ही आप अपना लक्ष्य अभी सुंदर बनाना से बदलकर सर्दियों में जीवित रहने में मदद करना करते हैं, सब कुछ सही जगह पर आ जाता है। आप प्रकृति के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं, न कि उसके खिलाफ। तो आइए संक्षेप में समझें। सितंबर में हमें स्प्रिंग में फूलने वाली झाड़ियों, गुठलीदार फलों वाले पेड़ों, अधिकतर शंकुधारी पौधों और गुलाबों से कटर दूर रखना चाहिए। हमारा एकमात्र काम है बगीचे को स्वस्थ रूप से सोने में मदद करना, सिर्फ वही हटाना जो सचमुच रुकावट पैदा कर रहा है। सुंदरता के लिए कोई कटाई नहीं। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये आपके बगीचे को सर्दियों से बचने और वसंत का पूरे वैभव के साथ स्वागत करने में मदद करेगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए सुझावों से वंचित न रहे। अब आपके लिए एक सवाल। ईमानदारी से बताएं, आपने गलती से पतझड़ में किन पौधों की कटाई की थी और इसका क्या परिणाम हुआ? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए गलतियों से एक साथ सीखें